हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आज हम अधिकार यानी राइट को पढ़ेंगे, जानेंगे कि अधिकार क्या होता है इसके बारे में। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी शुरुआती तौर पे हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और इसके अलावा उन सारे विषयों जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सबको पढ़ेंगे। और शुरुआती तौर पे हम पहले तो क्लास 11th, इसके बाद क्लास 12th को कंप्लीट करेंगे, फिर 9 to 10th कंप्लीट करेंगे और बाद में 6 to 8 को कंप्लीट करेंगे हम। तो ये हमारा प्रक्रिया रहेगा। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 3 स्टेप में हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। पहला तो हम एकदम विस्तार से एक एक लाइन को पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, जिसमें कोई भी एक ऐसा लाइन, कोई भी एक ऐसा नहीं टॉपिक छूटे, सारे टॉपिक को बारीकी से कवर करेंगे। दूसरे नंबर पे हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करवाएंगे ताकि थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और अंतिम चरण यानी तीसरे चरण में हम एनसीईआरटी के वे सारे विषयों का या टॉपिक का रिवीजन करेंगे पॉइंट वाइज, ताकि अंतिम चरण में जब एग्जाम के टाइम पे हमको काफ़ी मदद मिल सके। साथ ही तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि यूपी, बिहार और झारखंड के साथ साथ अन्य बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी एनसीईआरटी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ पीसीएस का जो तैयारी करें उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। आगे बिना समय को गवाए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर अधिकार क्या है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि एक एक ऐसा कल्पना हम लोग कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हम लोग के पास एक ऐसा कंडीशन हो जिसमें हम लोग को कोई अधिकार नहीं दिया जाए। अधिकार नहीं दिया जाए मतलब कि हमें बोलने का अधिकार नहीं हो। जैसे आज हम अभी कहीं भी कुछ बात करते हैं तो अपना बात रखने के लिए हमें बोलना होता है, सरकार तक बात रखने, समाज में अपनी बात रखने, या फिर किसी भी रूप में हमें अधिकार की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कि सरकार की कोई नीति आ गई और हमें बोलने का ही अधिकार नहीं रहे। सरकार की कुछ ऐसी नीति आई जिसका विरोध हमें करना है लेकिन हमारे पास विरोध करने का अधिकार नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सरकार ऑटोक्रेटिक यानी सर्वाधिकारवादी बन जाएगी, तानाशाही सरकार बन जाएगी। आज का कंडीशन देखिए नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया का कंडीशन ऐसा है कि वहाँ के नागरिकों को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं, सरकार को उसकी नीतियों के लिए आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। सरकार अपने हिसाब से सारा काम करेगी, यहाँ तक कि आपको क्या खाना, क्या पीना, कहाँ रहना है, क्या पहनना है, इसका डिसाइड भी सरकार करेगी। आपके हेयर स्टाइल को भी डिसाइड सरकार करेगी नॉर्थ कोरिया में। साथ ही मैं अभी हाल ही में एक जोक्स टाइप का सुना था कि अभी कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन हुआ है, चुनाव हुआ है। हालांकि तानाशाही सरकार के बावजूद वहाँ चुनाव होती है, लेकिन उस चुनाव का कोई मतलब नहीं है, बस एक प्रक्रिया है कि हर 5 साल 10 साल में अपना पूरा कर लेना है। तो उसका मजाक क्या बनाया जा रहा था कि जो 100% लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें से 97.03% लोग वोट सरकार के पक्ष में दिए। चूंकि वहाँ का स्थिति है कि कोई विपक्षी पार्टियां आएगी ही नहीं, ठीक है। अगर विपक्षी पार्टियां आती हैं तो उनको हटा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो 99.03% वोट पड़ा, तो लोग मजाक इस चीज का बना रहे थे कि बाकी का जो जीरो मतलब पॉइंट में 07% है, जो कि 1% से कम है, उनका क्या हुआ होगा। तो उनका लोग कह रहे थे कि उनको मार दिया गया होगा। चूंकि अगर सरकार के आप विरोध गए तो निसंदेह रूप से आपके साथ कुछ गलत होगा या मार दिया जाएगा। सेम कंडीशन अधिकार को हम लोग याद करते हुए कहते हैं कि चीन में भी कुछ दिन पहले वहाँ के जो बहुत बड़े उद्योगपति जैक मा हैं, जैक मा अलीबाबा ग्रुप के बहुत बड़े मालिक हैं। जैसे हमारे यहाँ मुकेश अंबानी और भी बहुत सारे टाटा बिरला वगैरह हैं, तो उसी तरह अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं जैक मा, जो कि चीन के रहने वाले हैं। उनके साथ हुआ था कि सरकार की नीतियों के विरुद्ध विरोध किए और उनको इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद उनको नजरबंद कर दिया गया था 3 या 4 महीनों के लिए। तो आप बस एक कल्पना कीजिए कि भारत में या जहां हम रह रहे हैं वहां भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया जाए। हम लोग सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते हैं, समाज में रह रहे हैं लेकिन समाज में अपनी बात को नहीं रख सकते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे साथ क्या होगा, बस एक कल्पना कीजिए ताकि हम लोग अधिकार को बहुत अच्छे से समझ सकें। साथ ही एक चीज और हम देखते हैं कि आज हम लोग के यहाँ आसपास के जैसे बिहार, झारखंड, यूपी और या फिर अदर स्टेट से के भी बहुत सारे लोग
कभी महाराष्ट्र जाते हैं कमाने, कभी यूपी जाते हैं कमाने, कभी कहीं और भी स्टेट, मतलब अलग अलग जगह पे हम लोग जा रहे हैं इनकम के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मान लीजिए कि हमें कहीं आने जाने की छूट नहीं दिया जाए, आने जाने का ही अधिकार नहीं दिया जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? एक व्यक्ति एक जगह तक ही सीमित रह जाएगा, यानी मेढक का कुआं बन के रह जाएगा। तो हमें यही पता चला कि अगर मेरे पास कुछ चीजें अधिकार नहीं होगा तो हम बहुत सीमित हो जाएंगे। हमारे पास बोलने का अधिकार नहीं रहेगा तो हम सरकार की नीतियों का विरोध, अपने समाज में लोगों का विरोध या फिर अपने समाज की नीतियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसी कंडीशन में आना जाना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, हम कहीं आ जा नहीं जा पाएंगे, हम सीमित रह जाएंगे। तो बहुत सारे अधिकार हैं। आज भारत में भी हमें, भारतीय संविधान में भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार के रूप में, और बहुत अच्छे तरह से लोग इसका उपभोग भी कर रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट और है कि सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी अधिकार के नाम पे ही किया जा रहा है। जैसे आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19 में बोलने का अधिकार है, लेकिन सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी किसका हो रहा है? बोलने के ही अधिकार को हो रहा है। तो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम यहाँ से शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। सही बात है कि अगर हमें हमारे घर से या हम कोई भी काम ऐसा करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अधिकार से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि हम आज बाजार गए और बाजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो बहुत सारे हैं। तो कहीं ना कहीं रोज के दिन में या दिनचर्या में हम लोग कहीं ना कहीं अधिकार को फॉलो करते हैं, अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, चाहे वह महिला अधिकार के रूप में हो गया, व्यक्तिगत अधिकार के रूप में हो गया, मानव अधिकार, बहुत सारे रूप में कहीं ना कहीं अधिकार आता ही आता है हमारे जीवन में, रोज के जीवन में। लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हमें वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकार की बात करते हैं। अब देखिए, हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र में रहते हैं, भारत ने लोकतंत्र अपनाया था स्वतंत्रता के बाद। अब इस कंडीशन में लोकतंत्र अपनाने से हमें सबसे ज्यादा फायदा क्या हुआ कि हमें वोट देने का अधिकार मिला, सरकार को वोट देने का। सरकार की कोई नीतियां गलत है तो आज मान लीजिए कि सरकार हमारी बात नहीं मानी, लेकिन अगला 5 साल बाद तो सरकार हमारे पास आएगी, तो उस कंडीशन में हम अपना वोट किसी और को देके सरकार को हटा सकते हैं, यानी वोट देने का अधिकार मिला। राजनीतिक पार्टी के रूप में हम राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। मान लीजिए कि सरकार या कहीं से हमारी बात नहीं सुननी जा रही है तो हम लोग अपना व्यक्ति विशेष के लिए राजनीतिक पार्टी बना लिए। जैसे मुस्लिम लीग बना था उस समय 1906 में। अभी भी मुस्लिम से संबंधित AIIM करके पार्टी है। फिर बहुजन समाजवादी पार्टी बनी, जो व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए अलग अलग पार्टियां बनाई गई अपनी बात रखने के लिए, ताकि सरकार तक उसकी पहुंच बन सके और अपना ज्यादा से ज्यादा अपना वो भलाई कर सके, अपनी बात को या अपने काम को करवा सके। इसके बाद पार्टी बना लिए तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार हमको दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी में रहने के कारण ही, या डेमोक्रेसी लोकतंत्र में रहने के कारण ही हमें इन सारे अधिकारों का आनंद ले पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। जैसे हाल ही में आप देखे होंगे कि LGBT राइट, जो कि थर्ड जेंडर के रूप में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में, जैसे जिन्हें हम हिजरा या फिर क्या बोलते हैं, जिसमें आधा तो पुरुष और आधा महिला का गुण होता है, जिसे ट्रांसजेंडर के रूप में हम जानते हैं, तो उनकी बात, उनके अधिकार की बात की गई। ठीक है, साथ ही साथ अभी महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण की बात की गई, तो कहीं ना कहीं महिला अधिकार से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु के अधिकार, हमारे पास सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI का अधिकार है। स्वच्छ वायु के अधिकार की बात है कि हमें स्वस्थ वायु दिया जाए। सुरक्षित पेयजल की बात की जाए, अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी मिले का अधिकार दावा किया जाता है। अब सूचना का अधिकार में क्या है कि हमें कोई भी ऐसी सूचना जो सरकार से चाहिए, मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई ऐसा नियम या कानून लाया गया जिसके विषय में हमें बहुत कम जानकारी है, या फिर हमारे घर के सामने कोई रोड बनाया गया सरकार के द्वारा, लेकिन रोड का कंडीशन बहुत खराब है, बना तो दिए लेकिन बहुत खराब है, तो उस कंडीशन में हम सरकार से पूरा डिटेल मांग सकते हैं कि आखिर ये रोड को किस ढंग से बनाया गया, आखिर इसमें किन किन लोगों का हाथ था, आखिर इतना गंदा कंडीशन, खराब कंडीशन में रोड क्यों बनाया गया। तो कहीं ना कहीं हम सूचना के अधिकार के तहत सारी जानकारी सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ वायु में हम अच्छा वायु की बात कर सकते हैं, और पेयजल के रूप में हमें नल जल योजना के तहत आजकल घर घर नल लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे, जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं, वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं।
अब देखिए, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में तो अधिकार की बात करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत और सामाजिक अधिकार भी हमारे होते हैं। व्यक्तिगत यानी कुछ व्यक्तिगत रूप से हमें अपने बात रखने, हमें घूमने फिरने, कपड़ा पहनने, अपने हिसाब से बाल कटवाने टाइप का अधिकार भी है जो व्यक्तिगत रूप में, और समाज के नाते भी हमें सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। जैसे किसी समुदाय समाज का विशेष अधिकार है कि उसके लिए कोई काम करना जरूरी है। जैसे मुस्लिमों के लिए है कि शुक्रवार को उन लोग के द्वारा क्या उसको बोलते हैं, मस्जिद जाया जाता है, तो उस कंडीशन में उनका अधिकार है और उनके समाज का अधिकार है और उनको बाधित नहीं किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज और व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, हर व्यक्ति का सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार है, तो उसको भी सुरक्षित रहने की बात करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकार की बात करते हैं। सही बात है, अभी हमने इस पर चर्चा भी की है। और तो और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा करते हैं। इस प्रकार विभिन्न लोग विविध तरीके से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवाल की चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ तक कि बच्चों के अधिकारों पे भी हम लोग बात करते हैं। बाल अधिकार अधिनियम आता है, अनुच्छेद 23-24 कहीं ना कहीं बाल अधिकार अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जो कि बाल शोषण, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम नहीं लिया जाना चाहिए, इस टाइप का भी अधिकार बच्चों के लिए। भ्रूण हत्या, जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी हत्या से संबंधित यानी उसके अधिकार की भी हम बात करें। सोचिए, अधिकार का दायरा इतना बढ़ गया है, यह एक जैसे बढ़ता हुआ मतलब गतिशील है, कहीं ना कहीं अधिकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गर्भाशय में जो बच्चा है यानी माँ के पेट में, उसके लिए भी अधिकार की बात करें। पशु पक्षी के लिए भी अधिकार की बात करें कि उनके लिए भी अधिकार होनी चाहिए। साथ ही साथ आजकल अधिकार का दायरा इतना बढ़ गया कि हर व्यक्ति को, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोने का अधिकार दिया गया। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति, हरीश राणा नाम के व्यक्ति, 13 साल से वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकार का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसमें 3 पॉइंट दी गई है। 3 पॉइंट में पहला है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अगर हम अधिकार की बात करते हैं तो किस अधिकार की बात करते हैं, कौन सा अधिकार हमें चाहिए, इस पे चर्चा होगा, जो कि आगे हम लोग जानेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अधिकारों के हमारे दावे की बुनियाद क्या है, किस बेसिस पे हम अधिकार चाहते हैं, हमारा बेस क्या है। तीसरा पॉइंट, अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्यों है, आखिर अधिकार हमें क्यों चाहिए और किस उद्देश्य की पूर्ति चाहिए, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक यानी 5.1 में आता है कि अधिकार क्या है। सबसे पहला टॉपिक, अधिकार क्या है, आखिर अधिकार हमें क्यों चाहिए, अधिकार का अर्थ क्या है और उसके बिना हम क्या नहीं कर सकते हैं, पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध होता है। ठीक है, अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार से कुछ भी डिमांड कर दीजिए, जिसका औचित्य होना चाहिए, जिसका वाकई में आपको जरूरत होनी चाहिए, वही अधिकार आपको मिलेगी। अधिकार, दूसरा पॉइंट है कि अधिकार जब भी आपको देती है तो यह सापेक्षिक है और किसी एक व्यक्ति को एब्सोल्यूट राइट या फिर बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिया जा सकता। हर व्यक्ति को राज्य या समाज के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए जाते हैं जो कि हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। तो एब्सोल्यूट अधिकार कभी नहीं हो सकता है, मतलब अधिकार एकदम जायदाती या फिर बहुत ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, हर चीज का लिमिट या सीमित होता है। आगे देखिए कि अधिकार जो मिल रहा है हमें, उसकी औचित्य या फिर सही होना चाहिए, कुछ भी अधिकार के रूप में या अधिकार के नाम पे हम नहीं कर सकते हैं। यह बात है कि नागरिक जो है, व्यक्ति और मनुष्य के नाते हम किसके हकदार हैं। अब पहला है कि एक तो हम नागरिक के रूप में हैं, व्यक्ति के रूप में और मनुष्य के रूप में नाते हम किसके हकदार हैं, यानी किस चीज के या किस अधिकार के हकदार हैं। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना पर्याप्त समझते हैं, प्राय समझते हैं, ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। अब अधिकार क्या है, तो अधिकार के रूप में हमारा जो वैलिड मांग हो, उसको समाज के रूप में, राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर दे और कह दे कि हमारा अधिकार का हवाला दे दे। तो हर अधिकार को समाज और राज्य के कसौटी पे खरा उतरना होगा, राज्य या सरकार द्वारा या फिर समाज द्वारा इसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति मिलनी चाहिए। बिना स्वीकृति के कोई अधिकार नहीं है और उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे काम है जो अधिकार के नाम पे आजकल कर रहे हैं लोग, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है। सही बात है कि हमें जो अच्छा लगता है हम सबको अधिकार के रूप में थोड़ी हम यूज कर सकते हैं। तो अधिकार का भी दायरा कहीं ना कहीं सीमित या लिमिटेड है। तो अधिकार का आनंद वहीं तक ले सकते हैं जहां तक, कहावत है कि आपका अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जहां आपके सामने वाले या दूसरे व्यक्ति का नाक आ जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि अधिकार के नाम पे हम कुछ भी
नहीं कर सकते हैं, यानी अधिकार का दायरा सीमित है। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। अब देखिए, अधिकार की बात का ये मतलब नहीं है अब स्कूल का सब बच्चा जा रहा है तो सारे व्यक्तियों के लिए क्या पोशाक, एक स्कूल ड्रेस या ड्रेस कोड फिक्स किया गया कि फलाना स्कूल का ये ड्रेस रहेगा। अब कोई भी अपने हिसाब से मनमर्जी से पहन के नहीं जा सकता है। तो आप समाज में रह रहे हैं तो आपको कुछ असुविधाएं उठानी भी पड़ेगी अधिकार के नाम पे, या फिर समाज को भी कुछ असुविधा उठानी पड़ेगी। आप सुन रहे हैं कि हमको फलाने स्कूल में पढ़ना है तो वहाँ के कुछ नियम कानून या टर्म कंडीशन को भी अपनाना होगा, तो वहाँ का जो ड्रेस कोड है उसको पहनना होगा आपको। दूसरा चीज आगे बढ़ते हैं कि मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाहता हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूँ वह पहनने अथवा जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार है। अब देखिए, दो चीज है। अब व्यक्ति चाहता है कि हम दिन भर बाहर घूमें, ठीक है, तो ऐसा नहीं अब रात में 12 बजे आप बाहर घूमिएगा, आपको आपसे पूछा जाएगा, राज्य के रूप में पुलिस आपसे पूछेगी कि बताइए आप बाहर क्यों घूम रहे हैं इतनी रात को। अगर आपके पास वैलिड कारण है तब तो सही है, लेकिन वैलिड कारण नहीं है तो सरकार या राज्य द्वारा, समाज द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। जैसे हाल ही में देवघर या कहीं झारखंड की ही बात कर रहा हूँ, देवघर या कहीं के वहां पे मंत्री प्रतिनिधि जो थे उनके द्वारा क्या किया गया कि रात को 12 बजे एक क्या बोलते हैं एक अभियान टाइप का चलाया गया, जिसमें कुछ वैसे मन चले व्यक्ति जो बेवजह घर से 12 बजे रात 2 बजे रात घूम रहे हैं, तो उनके लिए पाबंदियां लगाई गई कि बिना वैलिड कारण के आप बाहर मत घूमिए। तो हर चीज का रीजन होना चाहिए। अगर हम स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, किसी विशेष कारण से बाहर हैं तब तो लॉजिक है, लेकिन अगर बिना कारण के हम सड़क पे घूम रहे हैं और आते जाते लोगों के साथ गलत व्यवहार या गलत करने का सोच रहे हैं तो उस कंडीशन में आप पे रोक लगाई जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अधिकार के रूप में आप जब चाहिए घर से जाइए, जब चाहिए घर से आइए, तो ये भी सीमित या लिमिटेड है। मैं जो चाहता हूँ और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा रहा है के बीच फर्क होता है। बिल्कुल फर्क होता है कि कुछ चीजें आपको तो मिल रही हैं जो जरूरी है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि आप 12 बजे रात घर पे आइए घूम के। तो हर चीज का अधिकार के रूप में आपको वही मिलेगा जो वाकई में वैलिड कारण के रूप में होना चाहिए, या फिर लगे कि अधिकार, इस अधिकार के बिना आपका जीवन नहीं चलेगा, तो वही अधिकार मिलता है। आगे चर्चा करते हैं कि अधिकार उन बातों का घोतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक मानते हैं। सही बात है कि अगर आपको सम्मान और गरिमा का जीवन जीना है तो कहीं ना कहीं आपको अधिकार की आवश्यकता होगी, और अधिकार के बिना आप अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास आजीविका रोजगार नहीं होगा तो आपका जीवन बहुत ही खराब स्थिति में गुजरेगा। तो आपको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं आजीविका या रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, तो रोजगार का भी एक अधिकार ही है। लाभकर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अगर व्यक्ति आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें अधिक लाभ प्राप्त हो तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, इसलिए यह उनकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह हम स्वतंत्रता अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं कि आप अगर स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आपके पास पर्याप्त साधन है, तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकार को ज्यादा से ज्यादा आनंद ले सकते हैं। आपके अधिकार को या अपने अधिकार को ज्यादा से ज्यादा आनंद लेके आप चल सकते हैं। यह अधिकार हमें सृजनात्मक या मौलिक होने का मौका देती है कि हम कोई चीज क्रिएट कर सकें। आपका अधिकार है कि अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई संगीत में एक्सपर्ट है तो उनको संगीत गाने का अधिकार है। अगर पाबंदी लगा दी लगा दी जाए संगीत गाने में, तो उस कंडीशन में उनका जो विकास है वो रुक जाएगा। जो डांस करने वाला है, जो टीचर है, उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ाने का ही अधिकार होना चाहिए, ये नहीं कि उस पर दबाव बना के उससे कुछ और काम करा लिया जाए। तो इस कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, मौका देता है, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो अथवा नित्य संगीत या किसी अन्य रचनात्मक क्रियाकलापों में। सेम चीज आपको मैंने बताया कि कोई भी क्रियाकलाप हो बिना अधिकार के आप नहीं कर सकते हैं। अगर किसी विशेष काम पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, मान लीजिए किताब लिखने पे, राइटिंग करने पे, राइटर बनने पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो कोई व्यक्ति राइटर बनना चाहता है, उसकी स्थिति क्या होगी? वो तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए वे सारे काम करने के लिए जो व्यक्ति वैलिड कारण हो और जो करना चाहिए व्यक्ति को, अपने सृजनात्मक या अपने लक्ष्य या अपने व्यक्तिगत विकास के लिए वे अधिकार दिए जाने चाहिए। बिना अधिकार के क्या जीवन है? लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए
इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, और लोकतंत्र में जब तक लोग को सरकार के विरोध, सरकार की नीतियों का विरोध या सरकार के खिलाफ विरोध करने का अधिकार होता है, सिर्फ लोकतांत्रिक सरकार में। इसके अलावा पूरा दुनिया में किसी भी लोकतंत्र के अलावा किसी और शासन प्रणाली में जाइए, अधिकार करने के अधिकार को ही दबा दिया जाता है। ठीक है, आगे, क्योंकि यह विश्वास और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देता है कि जिसको आप मन है उसको वोट दिए जबरदस्ती, कोई थोड़ी आपसे वोट ले लेगा। आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आजीविका की और अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। जेम्स मिल द्वारा, जॉन लॉक द्वारा भी कहा गया है। इस वजह से उनकी प्रकृति विश्वजनन कहा जाता है कि आपको क्रिएटिविटी लाने में आपको मदद करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह भी है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। सही बात है कि हमें अपने उपलब्धि या बेहतरी के लिए हम अपना व्यक्तिगत विकास या मैक्सिमम विकास के लिए अधिकार चाहिए हमारे पास। ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग करती हैं कि व्यक्ति का क्या कैपेसिटी है उसको आप क्षमता को विकसित कर सके, अपने प्रतिभा को उभार सके, इसके लिए अधिकार आपको चाहिए। यानी आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आपके पास जाने का अधिकार पर्याप्त होना चाहिए। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करती है। सही बात है, आप पढ़ते हैं, तरह तरह की जानकारी आती है, तो आपको कभी न कहीं विचार मंथन करने में या फिर तर्क करने में मदद मिलती है। आप एक अनपढ़ व्यक्ति से कितना तर्क कर सकते हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर पढ़ा दिया गया, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं उसको पढ़ा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसकी तार्किक शक्ति विकसित होगी और वह अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा या बेहतर करेगा। हमें उपयोगी कौशल प्रदान करना और जीवन के सूझबूझ के साथ चयन करने की क्षमता बताता है कि जो व्यक्ति के पास कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देना ही उसके अधिकार को बढ़ावा देना हो गया। व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौमिक अधिकार माना जाए, कि शिक्षा एक सार्वभौमिक अधिकार है और हर व्यक्ति को मिलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत या विकास के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच सके। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। अब सिगरेट पीना कोई व्यक्ति चुन रहा है तो सिगरेट पीना उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि उससे उसको नुकसान हो रहा है, उसके स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। अब उसका स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है तो उस कंडीशन में उस पर आश्रित जितने बच्चे हैं उसको भी नुकसान होगा। तो एक व्यक्ति के साथ उससे जुड़े और भी व्यक्तियों को नुकसान होगा, तो इस कंडीशन में उसको सिगरेट पीने से रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बिल्कुल, वैसा कोई भी धूम्रपान, नशीला दारू वगैरह जो पीते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इस कंडीशन में उस पर सरकार द्वारा कुछ प्रतिबंध लगा दी जाती हैं। और चूंकि ये अन्यों के साथ हमारे रिश्ते पर दुष्प्रभाव डालती है, उससे जुड़े, उसके परिवार से जुड़े जो व्यक्ति हैं उस पर कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव डालेगा, तो उस कंडीशन में सरकार या समाज द्वारा आप पे कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सीमित किया जा सकता है आपको। तो वे सारे काम जो आपके साथ साथ आपके परिवार, आप पे आश्रित लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो आप पे कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे दारू पीना, नशीले पदार्थ का सेवन करना, खैनी खाना, इस टाइप के सारे प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करना या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। इसलिए आप पे आपके सामाजिक व्यक्ति होने के नाते प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो आपके द्वारा यह दावा नहीं किया जा सकता कि हमें धूम्रपान का अधिकार चाहिए, हमें नशीले या मादक पदार्थों का सेवन का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान के मामले में यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है जो धूम्रपान करने वाले लोगों के आसपास रहते हैं, जिसे पैसिव सिगरेट पीने वाला के रूप में देखते हैं। कि मान लीजिए कि आपका कोई मित्र या फिर कोई परिवार के लोग हैं जो आपके सामने सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन उस कंडीशन में जो सिगरेट पी रहा है उससे ज्यादा नुकसान किसको करेगा, जो सिगरेट नहीं पी रहा और उसके आसपास है। तो उस कंडीशन में भी आप पे, जैसे अभी सार्वजनिक जगह पे सिगरेट पीना पे प्रतिबंध लगा दिया था, धूम्रपान करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि सार्वजनिक स्थान पे आप सिगरेट या धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा है जो सिगरेट नहीं पी रहे हैं, धूम्रपान नहीं कर रहे हैं और आपके आसपास हैं। तो इस कंडीशन में आप पे प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा पॉइंट, नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग ढंग को बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। जैसे आज के कंडीशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन दारू पी के बहुत सारी ऐसी घटनाएं आजकल देखी जा रही हैं। जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था कि उन लोग दारू सिगरेट अपना पी रहा था और नशे के हालत में किसी
व्यक्ति के अधिकार को छीन लिया गया और किसी लड़की के साथ गलत कर दिया गया। तो इस कंडीशन में कई बार होता है कि वे मनचले जो कहीं ना कहीं नशा के या नशा का हवालिया या नशा पदार्थ का सेवन करने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं या अप्रिय घटना करते हैं जो समाज के लिए बहुत ही शर्मिंदा का कारण बनती है। आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार या रेप जैसी घटनाएं हो रही, तो कि किसी न किसी कारण से नशीले पदार्थ का सेवन भी उसके पीछे बहुत बड़ा जिम्मेदारी या जिम्मेदार कारण है और व्यक्ति को ऐसे काम करने पे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। तो पूर्णतः इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अधिकारों की। हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंध दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्यता नहीं किया जा सकता। तो जैसे अभी का कंडीशन है कि एक सिरप कोरेक्स करके एक पहले बहुत सिरप मिलता था, उसमें जनरली खांसी के सिरप में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशा का सामान मिला हुआ रहता है, नशा का। तो उस कंडीशन में लोग दारू बंद होने के बाद, जैसे गुजरात में या फिर बिहार में अभी दारू या फिर एल्कोहल को पूर्णतः बंद कर दिया गया। तो उस कंडीशन में लोग क्या किए कि अब दवा को पीने लगे। अब जो खांसी का सिरप था उसको लोग पीने लगे एज अ दारू के रूप में। तो उस कंडीशन में उस दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके लिए आप अधिकार की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज के लिए दुष्प्रभाव पैदा कर रही है। समाज के या आपके जैसे और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है जो ऐसा काम करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, इस ग्रीन लाइन को या ब्लू लाइन को हम पढ़ेंगे कि आओ कुछ करके सीखते हैं, देखते हैं। पिछले कुछ महीनों के अखबारों को बांचिए और उन जन आंदोलन और संगठनों की सूची बनाइए जिन्होंने नए किस्म के अधिकारों की मांग की। सही बात है, आपको एक अखबार या पेपर के माध्यम से उन ऐसे या उन अधिकारों की चर्चा करना है जो हाल ही के समय में लोगों के द्वारा मांग की गई कि हमको फलाना अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अब 5.2 में आता है कि अधिकार कहाँ से आते हैं। अब सबसे पहली बात है कि अधिकार, जिस अधिकार की हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें अधिकार चाहिए, तो आखिर ये अधिकार हमें कौन देगा, कहाँ से आएगा, और मतलब कुल मिला के कहने का अधिकार का उत्पत्ति कहाँ से होगी, अधिकार कौन देगा हमें, किस अधिकार की हम बात कर रहे हैं। तो आगे हम चर्चा करते हैं अधिकार क्या है। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांत का तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्राकृतिक या ईश्वर प्रदत्त है। जैसे जॉन लॉक जैसे विचार आते हैं कि व्यक्ति तार्किक और प्राकृतिक प्राणी है और प्राकृतिक द्वारा उसे कुछ अधिकार दिए गए हैं और व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जन्म से वे अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति समान रूप से मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और सबको बराबर अधिकार दिया गया है। ऐसे विचारक जैसे जॉन लॉक हो गए, उनका मानना है। परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति या शासक उन्हें उनसे छीन नहीं सकता। कोई ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसा शासक उनसे उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता, क्योंकि उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में अधिकार दिया गया है। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार की बात की। कौन से अधिकार हैं? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार। यानी जॉन लॉक का ही यहाँ पूरा बात दिया हुआ कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जिसमें आपको जीवन का अधिकार होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, कुछ स्वतंत्रताएं आपको मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, और आपके पास संपत्ति होना चाहिए, आर्थिक अधिकार होना चाहिए, ताकि आप अपना व्यक्ति सर्वोत्तम विकास कर सके। आज का कंडीशन ऐसा है कि बिना पैसा का कोई एक काम आप नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ तक कि समाज में अगर आपको इज्जत भी मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार या आर्थिक अधिकार इस पे ज्यादा हावी है। आगे बढ़ते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त होते हैं। अगर हम नहीं भी दावा करते हैं, हम नहीं भी मांग करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं व्यक्ति के रूप में या फिर समाज के सदस्य या राज्य के सदस्य के रूप में अधिकार मिल ही जाते हैं। यह विचार कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफी शक्तिशाली अवधारणा है। सही बात है कि काफी शक्तिशाली अवधारणा है कि व्यक्ति को जन्म से अधिकार दिया गया है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है उसे कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। जो भगवान का दिया हुआ है, जो हमें व्यक्ति को जन्म से जो अधिकार दिया गया है, उसे कोई राजा या शासक नहीं छीन सकता, क्योंकि हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है और जन्म से दिया गया है। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्य अथवा सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। कि सरकार अगर आपकी अधिकार की पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप प्राकृतिक अधिकार या ईश्वर प्रदत्त अधिकार के रूप में इसकी बात रखते हुए उनसे कह सकते हैं कि तुम मेरे अधिकार को या आप मेरे अधिकार को नहीं छीन सकते, क्योंकि मुझे जन्म सिद्ध अधिकार मिला। जैसे
तिलक का कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो उस कंडीशन में कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपको मनुष्य होने के नाते दिया गया और इसे कोई राज्य या कोई शासक नहीं छीन सकता। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और बताऊंगा कि एक कल्पना आप कीजिए, बस कल्पना इतना कीजिए कि आज से 500 वर्ष क्या पहले हमारे पास कोई वैसा अधिकार था, जैसे कहीं भी आने जाने का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, कुछ भी करने का अधिकार। तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं था। तो आज के समय में जो अधिकार की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं आधुनिकता की देन है, 17वीं या 18वीं शताब्दी के बाद की देन है। तो आज का जो अधिकार है वे आधुनिक युग की देन है। आज से पिछले साल इतिहास या मेडिएवल या मध्यकाल में आप जाएंगे तो ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं मिलती है जो कि अधिकार से संबंधित हो या अधिकार की बात करती है। तो सबसे पहले अधिकार एक आधुनिक अवधारणा है और इसे 17वीं 18वीं शताब्दी में ही लाया गया। और ऐसे तो भारतीय स्तर पे भी बहुत विचारक हैं, लेकिन शुरुआती तौर पे इसे पश्चिमी विचारक यानी जॉन लॉक के द्वारा माना जाता है, जिसने 3 अधिकार लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया। आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है, उस पर चर्चा करते हैं कि हाल के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार सबसे ज्यादा मानवाधिकार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अब कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो हम प्राकृतिक अधिकार के रूप में अधिकार की चर्चा करते थे, लेकिन अब क्या मानव के रूप में मानवाधिकार की चर्चा करते हैं। तो आखिर क्या ऐसी घटना है, ऐसा दिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार है। बहुत लोग नहीं मानते हैं कि हमें प्राकृतिक रूप से अधिकार दिए गए हैं या ईश्वर द्वारा अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकार को अस्वीकार किया जाता है, इस बात को स्वीकार या किंवदंतियां के रूप में देखी जाती हैं, इसलिए हम मानवाधिकार के रूप में अधिकार की बात करते हैं। ऐसा मानना मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक या ईश्वर ने रचा है। ठीक है, अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं की खोज या प्रयोग किया है। कुल मिलाकर है कि अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप एक अच्छा जीवन या फिर स्वयं का विकास आप नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अधिकार चाहिए ताकि आप अपने व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। अगला पॉइंट, मानवाधिकार के कुछ मान्यताएं यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकार है। चूंकि सब लोग मनुष्य हैं तो उन व्यक्ति सबको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो मानव के रूप में ही अधिकार दिया गया है उन्हें। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और सम्मानजनक है और किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। तो मनुष्य के रूप में हम सब समान हैं। इसका अर्थ है कि एक आंतरिक दृष्टि से भी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, आप किसी को जन्म से नौकर नहीं बना सकते हैं। तो कोई व्यक्ति आपका नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति समान है और हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा है और उस प्रतिभा के अनुसार उस व्यक्ति का विकास होता है और करना चाहिए। अब आइए, सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी पूरी संभावना को साकार करने का समान अवसर होना चाहिए। हर व्यक्ति का कुछ आंतरिक गुण होता है। कोई संगीत गाना जानता है, कोई डांस करना जानता है, कोई राइटिंग लिखना जानता है, कोई पढ़ाना जानता है, कोई कुछ करना जानता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो हर व्यक्ति का अलग अलग मूल है, अंतर्निहित योग्यताएं हैं। तो उस योग्यता को अधिक से अधिक मतलब संभावना में बदलना ही अधिकार के रूप में माना जाएगा। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म या लिंग आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है, ताकि व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए कि फलाने धर्म या फलाने जाति में तुम जन्म लिए हो तो तुमको ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये सारी कुरीतियों से लोगों को बचाने के लिए अधिकार की कहीं ना कहीं बात की जाती है। अगला पॉइंट है कि अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से मान्यता देती हैं या सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानती हैं। सबसे पहले बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय या संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार घोषणा है 10 दिसंबर 1948 को आया था और कहीं न कहीं पूरे विश्व के तौर पे यह माना गया था कि व्यक्ति को मानव के रूप में मानवाधिकार होना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जीवन जी सके। आगे इस पॉइंट में आते हैं। इस पॉइंट में है कि पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें
पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। अब मानवाधिकार का जिक्र कहाँ किया जाता है? जहाँ व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं या किसी रूप में उत्पीड़न हो रहा है या भेदभाव हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग मानवाधिकार का हवाला देते हैं कि हमें मानव के रूप में फलाने अधिकार मिले और आप मेरे साथ ऐसा गलत काम या कुरीति नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। वे मानवता की अवधारणा की पूर्ण व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें शामिल कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है, बाल विवाह का बहुत हद तक कम किया गया। तो कुछ ऐसे किए भी गए। दास प्रथा यानी नौकर रखने का जो परंपरागत नौकर था कि आपका बेटा आपका बेटा आपका बेटा, ऐसे ऐसे, जिसका दादाजी हैं, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद खुद के बाद उसका बेटा, मतलब दास के रूप में रहेगा, तो इसका भी खत्म उन्मूलन किया गया है। लेकिन आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे रहते हैं जो उनको भी शामिल करें। हालांकि आज भी अनेक ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं जो उनको भी शामिल करें। अभी भी बहुत सारे ऐसे समुदाय या समुदाय के सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, तो वे अपने आप को उस संघर्ष में शामिल करते हैं और अपने लिए नए अधिकार की मांग करते हैं कहीं ना कहीं। अभी आगे बढ़ते हैं। विविध समाजों में ज्यो 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 नए खतरे और चुनौतियां उभर रही हैं, त्यों त्यों उन मानवाधिकारों की सूची लगातार बढ़ रही है जिनका लोगों ने दावा किया है। जैसे कह रहा है कि जैसे जैसे समाज या हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसे हमारे पास नया नया खतरा आ रहा है और उस खतरा के अकॉर्डिंग हम नया नया मानवाधिकार की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि स्वच्छ वायु का अधिकार की बात कर रहे हैं, तो स्वच्छ वायु हमको क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण बहुत गंदा हो चुका है, ठीक है, इसलिए हम साफ वायु की बात करते हैं। पहला पॉइंट। स्वच्छ जल की बात करते हैं कि सेम कंडीशन, जल भी सबको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, लोग गंदे नाली का पानी पी पी के कई समुदाय के लोग जीवन यापन करें, तो उस कंडीशन में उनको स्वच्छ वायु मिले। अब स्वच्छ पर्यावरण की बात की जा रही है, तो स्वच्छ पर्यावरण की बात करेंगे। साथ ही साथ नींद के लिए यानी सोने का अधिकार भी लोगों को दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे अधिकार की सूची या मानव अधिकार की सूची बढ़ रही है, जो कि मानवता के रूप में हम डिमांड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफी सचेत हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, और इसने अच्छा हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांग पैदा की है। जैसे अभी ही देखेंगे कि सतत विकास लक्ष्य 2015 से 2030 तक का रखा गया है, जिसमें लोगों को भरपेट खाना मिल सके, लोगों को पर्याप्त शिक्षा मिल सके, महिला पुरुष के भेदभाव नहीं किया जाए, स्वच्छ जल मिल सके, स्वच्छ ऊर्जा मिल सके, बहुत सारे टारगेट रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यह प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग, खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार, जिन बदलावों को झेलते हैं उनके बारे में कई नई नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। जैसे जैसे लोगों का जरूरत बढ़ रहा है उस हिसाब से अधिकार का भी दायरा बढ़ रहा है। ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव उत्पन्न करते हैं और वे समझ से मानव समुदाय हेतु अधिकारों के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों को एकजुट करते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट इसको पढ़ के इसके बाद पीछे का हम लोग एक टॉपिक छूटा है ब्लू बॉक्स वाला, उसको कंप्लीट करेंगे। अब आइए आह्वान करते हैं। हमें इन दावों के विस्तार तथा प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमारा जो दावा या उसका विस्तार है, इसको कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि हर बार इसका कहीं ना कहीं गतिशील है और हर बार इसकी अलग अलग तरीके से मांग की जाती है ना। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। जैसे आज पर्यावरण से ही संबंधित है तो व्यापक समर्थन। जैसे एक चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें महिलाएं पेड़ से चिपक गई थी और पर्यावरण को बचाने या पेड़ को बचाने की मांग की। ऐसे ही बहुत सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जिसमें नर्मदा नदी पे बहुत बड़ा बांध बन रहा था, तो उसके चलते आसपास का एरिया प्रभावित हो रहा था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। एक साइलेंट वैली भी उदाहरण है, जिसमें एक बहुत बड़ा कुछ प्लांट लग रहा था, तो उस प्लांट के विरोध में साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ था। तो ऐसे तमाम आंदोलन जो है समय के साथ उभर रहे हैं और लोगों की जरूरत के हिसाब से अधिकार या अधिकारों का मांग भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्क की सरकारों से किए गए हाल ही की अपील के बारे में सुना होगा और टीवी में देखा भी होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन हासिल है। सही बात है, ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हुए हैं।
अब इस लाइन को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, ब्लू लाइन को, चूंकि इसको हम लोग स्किप किए थे उस समय। चूंकि अगर बीच में पढ़ाने लगते तो कहीं ना कहीं लय टूटता, इसलिए पहले जिस टॉपिक को कंप्लीट करें उसको कंप्लीट करके फिर इसको पढ़ेंगे। तो आइए अब इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि मानव गरिमा, मानवीय गरिमा के बारे में कांट यानी इमैनुअल कांट एक विचारक है, उनका क्या राय है मानव गरिमा के बारे में। कांट क्या कहते हैं कि हर चीज या तो कीमती होती है या गरिमा, हर चीज की या तो कीमत होती है या फिर गरिमा, या तो आप उसे खरीद सकते हैं या फिर आपका गरिमा होता है कि आपको चाहिए। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। मान लीजिए किसी चीज की कीमत हो तो उसके बदले में उसे पैसा से खरीद सकते हैं, सामान से खरीद सकते हैं। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल्य न हो उसे गरिमा कहते हैं, जिसका कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता है। क्या आप किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि आपको गंदा पानी पीना होगा तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे? तो क्या 50,000 और गंदा पानी का कोई कीमत है? हाँ, हम एक चीज कह सकते हैं कि आप हमको 10 किलो चावल दीजिए तो हम आपको 10 किलो गेहूं देंगे। यहाँ तो कीमत है कि एक सामान खरीद के उसके बदले हम दे दिए। अगर हम एक चीज और बोले कि आप हमारे साथ, मतलब उसकी उसकी गरिमा से संबंधित कोई काम हम अगर बोले कि आप अपनी गरिमा को छोड़ दीजिए और गरिमा के विरुद्ध काम करिए, उसका फलाना इतना कीमत देंगे। भले आजकल लोग मजबूर हैं तो इस कंडीशन में कर भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गरिमा या मानवीय गरिमा या मानव अधिकार का कोई मूल्य नहीं होता जिसको हम खरीद सकें। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि आपकी गरिमा या मानव गरिमा का कोई मूल्य नहीं है जिसे आप खरीद सकें। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है। सही बात है, इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य होते हैं कि हर मनुष्य अपने आप में बहुत कुछ है या फिर हर मनुष्य अपने आप में कुछ नया है। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। कि हर व्यक्ति का गरिमा है, इसलिए हर व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, किसी को आप छोटा बड़ा नहीं समझे। हर व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में समान है और उससे उसके अनुकूल ही बर्ताव किया जाए, उससे कुछ गलत बर्ताव नहीं किया जाए। जैसे आगे बढ़ते हैं, मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान अथवा अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही निष्ठा पाने का हकदार है। ठीक है, भले कोई भी काम वो कर रहा है, मान लीजिए कि कोई रिक्शा चालक है, अब उसकी भी अपनी गरिमा है। मजबूरी में वह अपने पेट चलाने के लिए भले या परिवार चलाने के लिए टेम्पू या रिक्शा चला रहा है, लेकिन आप उसके साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में उसके साथ भी गरिमा है। दूसरा, कोई बेईमान व्यक्ति है तो कोई, कहने का तात्पर्य है कि बेईमानी कोई व्यक्ति पेट से नहीं सीख के आता। किसी न किसी मजबूरी में कोई चोरी कर रहा है तो शौक से चोरी नहीं कर रहा है, मजबूरी में चोरी कर रहा है। कोई अशिक्षित है तो अशिक्षित इसीलिए है ताकि वे उसको पर्याप्त संभावना नहीं पढ़ने को मिली। अब इन्हीं आधारों पर अगर उसके साथ हम भेदभाव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है और उसे या उसके साथ मानव होने के नाते उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना, उनके साथ अच्छे से पेश आना, तौर तरीके से उनसे बात करना, किसी भी व्यक्ति से अरे तरे में ते करके कुछ भी नहीं बोल देना। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा, हर व्यक्ति अपने आप या अपने संघर्ष में कहीं ना कहीं जी रहा है, तो हर व्यक्ति के या किसी व्यक्ति के जीवन को कभी भी छोटा या खराब ना समझे। हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व है और अपने आप जीवन में संघर्ष कर रहा है। ठीक है, यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। सही बात है, कांट के विचार ने अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हैं। अब आपके साथ दो कंडीशन है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि आप दूसरे के साथ वही बर्ताव करिए जो आप उम्मीद करते हैं कि लोग मेरे साथ करें। अब आप चाह रहे हैं कि हमको तो लोग बहुत अच्छा से हमसे बात कर, लेकिन आप किसी के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप वही काम करिए जो आप अपने लिए अच्छा समझते हैं और दूसरे के लिए भी वही करिए। तो यहाँ किसी दूसरे के साथ गलत मत करिए। दूसरा हमें यह निश्चिंत करना चाहिए कि हम दूसरे को अपनी स्वार्थ सिद्ध का साधन नहीं बनाएंगे, कि अपनी स्वार्थ के लिए किसी को हम या किसी का बलि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ा के साथ करते हैं। जैसा बहुत सारा ऐसा विचार है,
कार या घोड़ा के साथ बर्ताव मैंने जानवर जैसा बर्ताव नहीं करना है, मशीन जैसा बर्ताव नहीं करना है। कुल मिला के मनुष्य को आप मनुष्य के रूप में या मनुष्य जैसा बर्ताव करिए, क्योंकि उसकी भी गरिमा है, न कि उसे मशीन या जानवर के रूप में उसके साथ बर्ताव करिए। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। आपके लिए कोई लाभदायक है तो आप इस बेसिस पे उसके साथ थोड़ी अच्छा बर्ताव करिएगा, बल्कि आप इसलिए उसके साथ अच्छा बर्ताव करिए क्योंकि वह आप ही के समान एक मनुष्य है और उसे भी वह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक लड़का और एक लड़की के द्वारा कुछ वार्तालाप की गई है। इसके माध्यम से आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ा आसानी होगी ताकि आप इसे समझ सकें। अब इसमें क्या कह रहा है, एक लड़का है, उसका कहना है कि मेरे पिता ने, उस लड़के का क्या कहना है कि मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, ठीक है, कि घर पे टेलीफोन लगे। 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ, वे क्या कर सकते हैं। अब एक लड़का है जिसके पिताजी 2 महीना या 3 महीना से टेलीफोन लगवाने के लिए घर में आवेदन किए हैं बीएसएनएल को। बीएसएनएल के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है और 2 महीना तक एकदम चुप रहा, कुछ नहीं किया, तो उस कंडीशन में वो लड़का क्या कर सकता है आगे। तब एक महिला है या एक लड़की है, उसके द्वारा क्या कहा जाता है जानते हो। अब हमारे पास सूचना का अधिकार है, जिसका हमने पहले बात किया है। सूचना का अधिकार है, हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। अब ऐसे सूचना का अधिकार मैंने आपको बताया था कि किसी भी सार्वजनिक या सामाजिक कोई भी ऐसे संगठन से आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपके साथ गलत क्यों हुआ। तो इस कंडीशन में आप आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन राइट है, सूचना का अधिकार 2005 में आया था अधिनियम। तो आप सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत आप सीधे आवेदन करके पूछ सकते हैं, आरटीआई कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आखिर आपके आवेदन देने के बाद भी अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। तो पूरी प्रक्रिया को आप जान सकते हैं और एक एक पॉइंट को आप समझ सकते हैं, और इससे सहायता होगी कि एक तो आपको जानकारी मिलेगी और इसके माध्यम से आपके काम में या आपके काम जल्दी हो जाएगा। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। अब हमारे पास आता है कि कानूनी अधिकार क्या है और राज्य सत्ता क्या है। मानव अधिकार की, एक सेकंड, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता की बात करेंगे। मानव अधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे कि जितनी हो, उसकी सफलता की डिग्री कुछ कारकों पर निर्भर करती है। सही बात है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरकारों और कानूनों का समर्थन है। अगर आपको कोई प्राकृतिक अधिकार या नैतिक अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिया गया, तभी तक वह अधिकार वैलिड तब ज़्यादा हो जाता है जब आपको सरकार हो या कानून का समर्थन मिल जाता है, या फिर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, तो उस कंडीशन में उसकी वैलिडिटी, उस अधिकार की वैलिडिटी बढ़ जाती है। यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतना अहमियत दिया जाता है। ठीक है, कि अधिकार को कानूनी मान्यता मिल गया तो हमारा अधिकार ज़्यादा वैलिड हुआ। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहे हैं। हर एक देश द्वारा अधिकारों के रूप में या कानून अधिकार के रूप में कहीं न कहीं कानून या संविधान में लिखित है। हमारे भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, और आपके अधिकार के हनन की स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानूनों के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती हैं, और व्यक्ति को कुछ न कुछ अधिकार हर एक संविधान द्वारा दिया जाता है, जैसे भारत में भी है मौलिक अधिकार के रूप में। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे भारत में ही मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 32 से 35 तक है, लेकिन विशेष तौर पे 14 से 32 तक ही हम देखते हैं, जो कि 32 आपका संवैधानिक उपचार है। अगर बाकी के अधिकारों के साथ अगर किसी भी प्रकार का गलती होता है तो उस कंडीशन में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों से इस संवैधानिक अधिकारों की सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकार का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाज के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अधिकार राज्य के द्वारा तो दिए ही जाते हैं, और कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो कि व्यक्ति के रीति रिवाज या इतिहास से भी जुड़े होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है, जो देश की परंपरागत सामाजिक कुप्रथा का ध्यान दिलाता है। व्यक्ति को अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अधिकार
से वंचित कर दिया है कि अब व्यक्ति के साथ सब व्यक्ति बराबर है, इसलिए किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि यह एक परंपरागत अधिकार था और कहीं ना कहीं समाज की कुप्रथा को बार बार उजागर कर रहा था। तो इस कंडीशन में उस अधिकार को खत्म मतलब ला दिया गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 हमारे दावे को मिलने वाले कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावे के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्यता दी है। अब क्या है कि अधिकार तो है, लेकिन उस अधिकार को संवैधानिक मान्यता मिल जाता है तो सिद्धांतकार या फिर राज्य द्वारा या लोगों द्वारा उसकी वैलिडिटी या वैधता बढ़ जाती है। कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकार को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पूर्ण व्याख्या हो रहा है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूहों को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है कि हम बहुत सारे ऐसे समुदाय या समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं और उन्हें एक मुख्य धारा से लाने के लिए अधिकार के रूप में अलग अलग अधिकार देने के लिए, जैसे बहुत सारे जनजाति के लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं और जो देश की मुख्य धारा से या लोगों की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं मिल नहीं पाए, तो उनके लिए विशेष प्रावधान करना और उन्हें मुख्य धारा के साथ लाना भी बहुत जरूरी है ताकि वे भी अपने सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर मामले में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकतर मामले में जो हम अधिकार की बात करते हैं कहीं ना कहीं राज्य या समाज से किया हुआ दावा होता है हमारा, ठीक है। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? अधिकार के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ डिमांड या मांग करते हैं, ठीक है। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की मांग करते हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ सके। जैसे हमारे यहाँ 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था जिसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अधिकार के रूप में हम राज्य से डिमांड किए कि हमको फलाना शिक्षा का अधिकार चाहिए और सरकार द्वारा लाया भी गया, बाद में 2010 में लागू भी हो गया। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट के माध्यम से भी स्कूल चल रहे हैं जो कि शिक्षा को महत्व देते हैं और अलग अलग प्रावधान कर रहे हैं ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ सके। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सके, लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपयोग का प्रवर्तक करना होगा जिससे हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित हो। ऐसे तो समाज के अलग अलग समूह के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी सरकार या राज्य के पास है और इसे बखूबी राज्य या सरकार द्वारा निभाया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीके से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपता है, यानी अधिकार जो है राज्य को कुछ खास तरीके से काम करने के लिए अधिकार या देता है ताकि अब व्यक्ति के लिए कुछ कर सके, ताकि व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार को, व्यक्ति के और भी अधिकार को मतलब बढ़ाया जा सके। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करना ही राज्य के लिए क्या करने योग्य है और क्या करना नहीं। अब राज्य बहुत कुछ डिफाइन भी करता है कि अधिकार के रूप में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरे के साथ क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। अब हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो उस कंडीशन में राज्य एक कानून बनाएगा ताकि उससे यह स्पष्ट हो सके कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के जीवन के अधिकार को नहीं छीने और हर व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके। यह अधिकार राज्य से मांग सकता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वाले को दंडित करे। हमें अगर कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है तो उस कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम अपने लोकल या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकते हैं ताकि उसके खिलाफ मुकदमा करें ताकि हमें कोई व्यक्ति नुकसान नहीं पहुंचाए। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है तो वह राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण और अन्य आवश्यक निर्धारकों का प्रावधान करती है। दूसरे शब्दों में मेरा अधिकार यहाँ राज्य सत्ता को खास तरीके से काम करने के लिए वैधानिक दायित्व है। अब देखिए, अधिकार का मतलब है कि जीने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन अब समुदाय या समाज के लोगों द्वारा कहा गया कि जीने का अधिकार मतलब ये नहीं है कि किसी तरह जी लिया, ठीक है। जीने का मतलब किसी तरह जी लिया कि व्यक्ति को एक टाइम का खाना नहीं मिला, अपना घर नहीं है,
रोड पे सड़क पे सो रहा है, कभी सड़क पे सोया तो उस पर गाड़ी चढ़ा के लोग पार कर दिए, तो उस कंडीशन में उसका वो अधिकार है ही नहीं। तो अधिकार का मतलब हो गया कि उसका गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यानी उसको पर्याप्त खाना मिल सके, शिक्षा मिल सके, एक छोटा कम से कम अपना घर मिल सके, अपने लिए छोटा मोटा रोजगार मिल सके। इसके माध्यम से सरकार द्वारा बहुत सारे प्रावधान किए गए, जैसे रोजगार के लिए मनरेगा यानी महात्मा गांधी प्रोग्राम जो आता था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, उसका प्रावधान किया गया कि आपको साल में 100 दिन का काम मिलेगा। दूसरा, जिसके पास घर नहीं उसके लिए आवासीय घर, या फिर सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। जिनके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं है उनके लिए सरकार द्वारा कोटा से यानी पीडीएस से राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, बहुत कम मूल्य पे मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो सरकार द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग अपने गरिमापूर्ण जीवन जी सके। आगे बढ़ते हैं। अधिकार सिर्फ यह नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या करना नहीं चाहिए। अब देखिए, अधिकार राज्य को तो सिर्फ यही नहीं बताना है कि क्या राज्य कर सकता है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या राज्य को नहीं करना चाहिए, यानी राज्य को ऑटोक्रेटिक नहीं होना है ताकि लोग अपने अधिकार का आनंद नहीं ले सके। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहना ही राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। जैसे आप स्वतंत्रता का अधिकार किसी को दे रहे हैं तो राज्य या पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके लिए पर्याप्त वारंट की व्यवस्था की गई है कि आप वारंट लेके जाइए, पर्याप्त कारण लेके जाइए, तब उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। 20 21 22 कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ और इसी से संबंधित है। अगर वह किसी को सलाखों के पीछे करना चाहती है तो उसे इस कार्रवाई को जायज ठहराना पड़ेगा, उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा। इसलिए मुझे पकड़ने के लिए पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार मेरे अधिकार राज्य सत्ता पर कुछ अंकुश लगाते हैं। अब है कि आपको गिरफ्तार किया तो नियम है कि 24 या घंटा के अंदर आपको कोर्ट भी लेके जाना है, 48 घंटा के अंदर। तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या है कि आपको पर्याप्त कारण बताएगा। हमको कोई पुलिस उठाने आया है घर से 12 बजे रात में, तो उस कंडीशन में हमको पूछेगा हमसे, मतलब हमको पर्याप्त कारण बताएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना वारंट या बिना कारण के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आगे दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। अब राज्य से या सरकार से यह भी उम्मीद की जाती है कि बिना किसी व्यक्ति के अधिकार को या किसी व्यक्ति के अधिकार को खत्म किए ही वो सारे काम करे जिससे व्यक्ति को लाभ हो सके। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता या व्यक्ति की मर्यादा उल्लंघन या व्यक्ति की गरिमा को बिना दांव पे लगाए सरकार काम करे तो ज्यादा अच्छा है। राज्य संपूर्ण प्रभु सत्ता संपन्न राज्य पूर्ण प्रभु संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभु सत्ता राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। ठीक है। आगे संप्रभु कहने का, संप्रभु या पूर्ण सत्ता कहने का मतलब है कि स्टेट ऑटोक्रेटिक हो गया है, सारा पावर राज्य के पास है, व्यक्ति के पास बहुत सीमित पावर है। लेकिन कुछ कंडीशन कई बार ऐसा होता है कि कोई नियम कानून को बनाने के लिए, जैसे आज बिहार में ही दारू बंद का प्रावधान है, अल्कोहल को बंद कर दिया गया, बहुत सारे लोग विरोध किए गए, जिसके चलते सरकार को बहुत कड़ा कानून बनाया पड़ा। अब कड़ा कानून इसीलिए बनाया गया क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे किसी और व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों की स्वतंत्रता को नुकसान हो रहा था। तो इस कंडीशन में सरकार कभी कभी बल का भी प्रयोग कर सकती है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके लिए कल्याण के लिए काम करना होता है। शासक अपनी कार्रवाई के लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है। सही बात है। अगर आप सत्ता में हैं, कोई भी सरकार के रूप में है, तो आप लोगों की भलाई के लिए हैं, आप अपनी भलाई के लिए नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। इस ब्लू लाइन को देखते हैं जिसमें कहा गया है कि कुछ करके हम सीखते हैं। कुछ करके सीखते हैं में क्या है, आओ कुछ करके सीखें। पिछले कुछ दिनों के अखबारों को देखिए और अधिकारों के उल्लंघन के मामले में तलाश कीजिए सरकार और समाज के लोगों को अधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सरकार या समाज को लोगों के अधिकार को उल्लंघन के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं और लोगों द्वारा किया भी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 5.4 यानी अधिकारों के प्रकार। अधिकार भी अलग अलग होते हैं। एक तो सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार भी है, राजनीतिक अधिकार भी है। तो इन सारे अधिकारों की चर्चा हम करेंगे। क्या है अधिकारों के प्रकार। अधिकारों के प्रकार में हम देखेंगे कि अधिकतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं
राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार से अपना शुरुआत करती है, ताकि व्यक्ति को कुछ राजनीतिक अधिकार दिया जाए और व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकार के आनंद या सरकार तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित की जा सके। तो राजनीतिक अधिकार के रूप में उसे क्या मिला? मतदान का अधिकार मिल गया, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार मिल गया, राजनीतिक पार्टी बनाने का, चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला, अपने हिसाब से किसी पार्टी विशेष को वोट देने का अधिकार मिला, अपने मनपसंद का जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। ठीक है, राजनीतिक अधिकार के रूप में। तो शुरुआती तौर पर किसी भी लोकतांत्रिक देश में यही होता है। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार देता है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और कानूनी अधिकार है और इसे राजनीतिक अधिकार के रूप में दिया गया है। इसमें वोट देने और प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने या उसमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ा होता है और व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है एक नागरिक के रूप में। नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार। आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ है तो उस कंडीशन में आप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर सकते हैं। विचारों की स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। जैसे जेस मिल का बड़ा अच्छा कोट्स था कि अगर 100 व्यक्ति एक संगठन में एक जगह बैठ के बात करें जिसमें 99 व्यक्ति तो एक मत रखता है लेकिन एक व्यक्ति उसके विपरीत मत रखता है, तो उस कंडीशन में 99 लोगों को अधिकार नहीं है कि एक व्यक्ति को चुप कराए, और ना ही एक व्यक्ति को अधिकार है कि उस 99 को चुप कराए, क्योंकि हर व्यक्ति मनुष्य के रूप में है और हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता मिली है और वाद प्रतिवाद करने की स्वतंत्रता मिली है, तर्क वितर्क करने की स्वतंत्रता मिली है, सरकार या समाज के विरुद्ध असहमति, किसी भी कानून का विरोध करने की स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता या राज्य की सफलता का सही से आकलन तब लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति या उस समाज में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता है कि नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया, चीन वगैरह का उदाहरण लेते हैं, उतनी स्वतंत्रता नहीं है लोगों को वहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य लोगों के कल्याण की हिफाजत करना होता है, कि लोगों को कल्याण हो सके। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर तथा तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। तो हमारे लिए राजनीतिक अधिकार कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है और एक व्यक्ति को अपना बात रखने का अधिकार होना चाहिए, एक व्यक्ति अपनी बात को सही से रख सके। तो कहीं ना कहीं एक नागरिक के रूप में हमारे पास राजनीतिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक व्यक्ति को नागरिक के रूप में उसे कुछ अधिकार या नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट है अगला कि राजनीतिक अधिकार का अपना अधिकार पूरी तरह से, राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। अब कह रहा है कि राजनीतिक अधिकार के रूप में तो अधिकार दे दिया गया, लेकिन आपके पास 2 टाइम का खाने के लिए पैसा ही नहीं है, आपके पास खाना ही नहीं है, आपके पास अच्छा कपड़ा भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप राजनीतिक अधिकार का क्या करिएगा। तो हमारे यहाँ एक विचारक हैं, उनका ऐसे रूसो भी एक विचारक है जिनका कहना है कि समाज में लोगों को कम से कम पर्याप्त या बुनियादी जरूरत तो लोगों की पूरा होनी चाहिए। ठीक है, मैं एकदम ध्यान से भूल रहा हूँ कि कौन से शायद लास्वेल ऐसे विचारक है जिनका कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, आपके पास भोजन नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आप साफ स्वस्थ नहीं है, तो आप उस राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या आचार डालिएगा। तो इस कंडीशन में बुनियादी आवश्यकता आपकी पूरी होनी चाहिए ताकि आप अपने राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद ले सके। हेराल्ड लास्वेल ही शायद है, लेकिन एक बार मैं क्रॉस चेक करके आपको बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन है हेराल्ड लास्वेल पे। आगे है फुटपाथ पर रहने और इस बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए
संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति फुटपाथ पर रह रहा है, जिसके पास खाने का कुछ है नहीं, तो उस कंडीशन में उसको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलकर करेगा भी तो क्या करेगा? आपको बोल दिया गया कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके पास एक टाइम का खाना नहीं है खाने के लिए, तो उस कंडीशन में आप राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति की जाए ताकि आप इस राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद भरपूर रूप से ले सकें। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी और मेहनत की उचित परिस्थिति जैसी कतिपय सुविधाएं होनी चाहिए कि व्यक्ति को पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए, उसके मेहनत का पर्याप्त जो हक होता है वो मिलना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी और भी सुविधाओं का आनंद ले सके। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार मुहैया करा रहे हैं कि लोगों को आर्थिक अधिकार मिले ताकि और भी अधिकार का आनंद लोग ले सकें। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसे सुविधाएं राज्य से प्राप्त करते हैं। जैसे सरकार द्वारा या राज्य द्वारा शिक्षा का अधिकार, फ्री आवास का, जैसे भारत में ही शिक्षा का अधिकार है, फ्री आवास मिल जा रहा है लोगों को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और साथ ही साथ चिकित्सा की सुविधा दी जाती है ताकि गरीब से गरीब आदमी चिकित्सा के अभाव में नहीं मरे, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, इसी टॉपिक में आगे बढ़ेंगे कि कम से कम बुनियादी आवश्यकता तो होनी चाहिए, खास करके कल्याणकारी या लोकतांत्रिक राज्य के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कहीं ना कहीं लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सुविधा नहीं है और खराब स्वास्थ्य या शिक्षा के अभाव में अपना जीवन खराब स्थिति में न डाले। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ न्यूनतम भत्ता पाते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां जो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाया, बेरोजगार है, उसको कुछ न कुछ न्यूनतम भत्ता के रूप में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरत पूरी कर सकें। ठीक है, भारत सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। वही मनरेगा जो 2005 या 6 में आया था, 5 में आया था, 6 में लागू हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया था। आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। जैसे सांस्कृतिक दावा कहने का तात्पर्य है कि वैसे सांस्कृतिक या समुदाय के लोग जो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, तो उनकी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा के लिए आजकल इस टॉपिक का अलग एक विचारधारा बन गया जिसे बहुसंस्कृतिकवाद के रूप में जानते हैं। और बहुसंस्कृतिकवाद जिसमें विल किमलिका जैसे विचारक हैं और इनके माध्यम से अपनी आवाज उठाते हैं। बहुसंस्कृति अब उन संस्कृतियों की जिनकी स्थिति हाशिए पर है, कभी भी खत्म हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी सुधार के लिए बात की जाती है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्था बनाने का अधिकार, जैसे मुस्लिमों के लिए या माइनॉरिटी के लिए है कि अपनी शिक्षण संस्था बनाए। और साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र अलग अलग क्षेत्रों में है कि अपने लोकल भाषा या क्षेत्रीय भाषा में लोगों को पढ़ाया जाए, 5वीं तक की कक्षा में लोकल भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, अधिकार को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार की सूची लगातार बढ़ रही है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी है। शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी नियोजित दावे अथवा अधिकारों के रूप में मान्यता की जा रही है। और भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं, जैसे आप बताया हूं कि अधिकार कहीं ना कहीं निरंतर बढ़ रहा है, तो अलग अलग रूप में अधिकार की मांग लोगों के सामने आ रही है। अब देखिए, इस टॉपिक पे चिंतन मंथन करते हैं। तो चिंतन मंथन में क्या पाएंगे हैं कि समूह या समुदाय विशेष को दिए गए निम्न अधिकारों के बारे में नियोजित है और चर्चा कीजिए कि कौन सा अधिकार नियोजित है और इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि एक शहर में जन समुदाय के लोगों ने अपना विद्यालय खोला और उसमें केवल अपने समुदाय के छात्र छात्राओं को ही प्रवेश दिया। अब देखिए, पहला पॉइंट है जिसका उदाहरण देंगे कि मदरसा खोला जाता है या फिर मकतब मदरसा, या फिर अल्पसंख्यक के लिए, मुस्लिमों के लिए अपना मुस्लिम स्कूल या कॉलेज हो गया, जैसे जामिया जैसा हो गया, उसमें है कि मुस्लिमों को प्राथमिकता दी जाती है। अब उस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ उसी समुदाय का व्यक्ति उस संस्था में जा सकता है और लोगों के लिए उसमें प्रतिबंधित है। जैसे जामिया हो गया आपका दिल्ली में, जामिया के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिन्हें एसटी, एससी, ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाता और सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों को ही विशेष महत्व दिया जाता है।
ठीक है, और ऐसे खोले भी जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि हिमालय प्रदेश में वहाँ के स्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग जमीन या अन्य अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। वहाँ के लोग कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए हैं, तो उनके लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया जा रहा है ताकि वहाँ की संस्कृति सुरक्षित रह सके और वहाँ किसी अन्य लोग या बाहरी लोग इंटरफेयर न करें। तीसरा पॉइंट है कि एक सह शिक्षा विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी छात्र किसी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगा। अब देखिए, शिक्षा या विद्यालय के संबंध में कहीं ना कहीं प्रधानाध्यापक द्वारा कहीं ना कहीं ये उदाहरण केरल से संबंधित है। केरल में हाल ही में एक प्रावधान किया गया कि जैसे महिलाएं बुर्का पहन के स्कूल में आती थी लड़कियां, तो उनके लिए प्रावधान किया गया कि कोई भी अपने धार्मिक या फिर कोई ऐसे ड्रेस में स्कूल या कॉलेज नहीं आएगा जो कि मतलब उनका कहने का तात्पर्य था कि एक ऐसा ड्रेस में आना है जो कि स्कूल का निर्धारित ड्रेस है, उसमें आपको आना है। तो इसके लिए बहुत विवाद हुआ था कि हर स्कूल या हर कॉलेज के लिए एक स्कूल या स्कूल को ड्रेस निर्धारित किया गया, तो आपको वही पहन के आना है। इसके अलावा आप अपना कोई भी पश्चिमी ड्रेस या फिर धार्मिक ड्रेस पहन के नहीं आना है। अंतिम पॉइंट है कि हरियाणा की एक पंचायत ने निर्णय दिया कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के और लड़कियों ने शादी कर ली वे अब गांव में नहीं रहेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत तो अधिकार दिया गया, लेकिन उन लोगों को कहा गया कि अगर आप अपने पसंद से किसी दूसरी जाति में या धर्म में शादी कर लेते हैं तो आप फिर घर में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर तो धार्मिक अधिकार कहीं ना कहीं सुरक्षित है, लेकिन समाज के अधिकार को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा है। तो इन सब बातों पे आप अपना राय इसमें व्यक्त कर सकते हैं। जनरली इन सारी टॉपिकों को इसलिए दिया जाता है, पॉइंट्स को इसलिए दिया जाता है ताकि एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सके कि वाकई में क्या ये सही है, और इस विषय पे हर व्यक्ति का अपना अलग मतलब हो सकता है। तो हम बस जो बुक में लिखा है वही आपको बता रहे हैं, बाकी एक बार आप रीडिंग डालिएगा, बहुत कुछ आपको भी पता चलेगा। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है 5.5 में अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार और जिम्मेदारियां। अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई अधिकार दिया जा रहा है तो सिर्फ आपको अधिकार नहीं दिया जाता गुरुजी, आपको अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात की गई कि आपके पास अधिकार है लेकिन आपका जिम्मेदारी भी है कुछ, ठीक है, चाहे वह समाज या राज्य के रूप में जिम्मेदारी, राज्य के प्रति जिम्मेदारी है, उसको फॉलो करना होगा। तो आपको अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों साथ मिलती है। सिर्फ अधिकार आपको नहीं मिल सकता है, कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के पूरक है। अधिकार जिम्मेदारी आपके साथ साथ आपके पास आती है, ठीक है। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर जिम्मेदारी डालते हैं। सही बात है, सिर्फ राज्य का ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारा भी कुछ जिम्मेदारी राज्य के प्रति या लोगों के प्रति बनता है। उदाहरण के लिए टिकाऊ विकास का मामला ले, हमारे अधिकार हमें याद दिलाते हैं कि उनके लिए न केवल राज्य का कुछ कदम उठाना है बल्कि हमें भी इस दिशा में काम उठाना है। अब देखिए, सिर्फ राज्य ही सतत विकास के लिए और लोगों की भलाई के लिए काम करे यही पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों की भी कुछ कर्तव्य बनता है। अब अभी का कंडीशन है कि हर एक चीज पे हम कहीं ना कहीं सरकार या समुदाय पे आश्रित हो जाते हैं। अब हमें पर्यावरण को बचाना है तो हम अपने हिसाब से तो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार पर्यावरण को बचाए। तो क्या सिर्फ सरकार के करने से पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी, हमारे समाज के लोगों की भागीदारी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, जिसे पर्यावरण नैतिकता के रूप में हम जाते हैं कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन जो कि सीमित है उनको इतना ही खर्च करें ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ बचे। जैसे प्राकृतिक जो खनिज है बहुत सीमित मात्रा में है, तो उसका इतना ही दोहन करना है ताकि आगे का जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी कुछ बन सके। तो हमारी नैतिकता या हमारा दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखें, ठीक है। तो सिर्फ राज्य का ही दायित्व नहीं है, हमारा भी दायित्व है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी जरूरतों और हितों को न सोचें, कुछ ऐसी चीजें की भी रक्षा करें जो हमें सबके लिए हितकारक हो। जैसे पर्यावरण, ओजोन परत की ओजोन परत की हिफाजत करना, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना, एक नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई पर रोक लगाना, हरियाली बरकरार रखना, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना आदि जैसी तमाम चीजें करने की आवश्यकता है जो हम सबके लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई को बताते हैं, ठीक है, जिनका पालन हमें अपने आने वाली पीढ़ियों की हिफाजत के लिए आवश्यक करना है कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ न कुछ बचे। सेम चीज को अभी आपको मैंने पढ़ाया।
सॉरी आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी सुरक्षित आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है। इसके बिना वे बेहतर जीवन नहीं जी सकते। अब स्वच्छ वायु या स्वच्छ जल के बिना आप अपना जीवन कैसे बिता सकते हैं? आगे बढ़िए। दूसरे अधिकारी अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकार का सम्मान करूं। सही बात है, आपको अधिकार मिला है तो आप दूसरे व्यक्तियों के अधिकार का भी सम्मान कीजिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए, तो मुझे दूसरे को भी यही अधिकार देना चाहिए। अगर हम उम्मीद करते हैं कि हमको बोलने का अधिकार मिले, तो हम अपने सहपाठी या अपने आसपास के लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं डिमांड करते हैं कि बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हमारे पास एक वोल्टेयर विचारक हैं जो कि उदारवाद से संबंधित हैं, टॉलरेंस करके उनका बुक है। उनका कहना है कि मैं अपने लिए अधिकार तो मांग रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी अधिकार है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत अच्छा उनका एक कोटेशन है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या तुमसे दिक्कत हो सकता है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करे, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारे बोलने के अधिकार का संरक्षण करूंगा, क्योंकि तुम भी मेरे समान मनुष्य हो। तो बहुत बड़ा संदेश देता है चीज आगे कि आप अधिकार मांग रहे हैं तो आप अपने साथ साथ और लोगों के लिए भी अधिकार मांग रहे हैं। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरे को हस्तक्षेप नहीं चाहता, अगर हम अपने व्यक्तिगत काम में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चाहता, जैसे क्या कपड़ा पहनना है, क्या संगीत सुनना है, कौन सा करियर चुनना है, तो मुझे भी दूसरे की पसंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रोक टोक ना करे किसी भी चीज़ को लेके, तो आपसे भी उम्मीद करेगा वो व्यक्ति कि आप भी उसके साथ रोक टोक नहीं करें। मुझे उन्हें भी उनकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता। अब हमको स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार है, तो हम किसी व्यक्ति या अपने पड़ोसी या अपने आसपास के लोगों को मारने के लिए भाषण नहीं देंगे। भाषण देने का मतलब है कि आप अपने जो जरूरत है उस बात को बोलिए, अनर्गल या कुछ ऐसे अपशब्द का यूज नहीं करिए जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो। ठीक है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरे को उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। आपका अधिकार दूसरे के लिए भी उतना ही मायने है, इसलिए किसी भी अधिकार को या किसी व्यक्ति के अधिकार को आप नहीं छीन सकते। दूसरे शब्दों में, मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार सिद्धांत में सीमाबद्ध हैं। हर व्यक्ति को बराबर अधिकार दिया गया और किसी व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार को छीने। तीसरा पॉइंट मेरे पास आता है कि टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलन करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति के बीच टकराव हो रहा है अधिकार को लेकर, तो उस कंडीशन में संतुलन या बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। मसलन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है कि हम कहीं भी जाके फोटो शूट करें, लेकिन अगर मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं, तो यह उसके गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जो कि आजकल लोगों को बताया जाना चाहिए। अब आपको अधिकार दिया गया है कि आप फोटो खींच के आप सोशल मीडिया पर डालिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति नहा रहा है, कोई व्यक्ति कपड़ा चेंज कर रहा है तो उसका भी फोटो खींच के आप डाल दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकार और साथ ही साथ राइट टू प्राइवेसी या फिर किसी व्यक्ति के गोपनीयता का अधिकार को छीन रहे हैं। तो आपका अधिकार मिला है, आप आनंद लीजिए, साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार लेने दीजिए, अधिकार का आनंद लेने दीजिए। अधिकार का मतलब है कि आप सबको अधिकार मिला है, किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार नहीं मिला है। तो वे सारे काम जो किसी व्यक्ति के अधिकार को छीन रहे हैं आपको प्रतिबंधित करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे चौथा पॉइंट हमारे बीच आता है। चौथा पॉइंट कहता है कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में चौकस रहना चाहिए। अगर आपके अधिकार पे कुछ नियंत्रण लग रहा है तो उसके लिए आप चौकस या फिर जागरूक रहिए। आजकल आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, यह बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है कि कहीं ना कहीं अधिकार पे लोगों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये प्रतिबंध कई सरकारों, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर लगाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता या राज्य की सुरक्षा के नाम पे लगा दिए जाते हैं। तो उसके प्रति भी आपको जागरूक होना चाहिए कि क्या वाकई में जो प्रतिबंध है वे सही है कि नहीं। नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करना समर्थन किया जा सकता है और कुछ अनर्गल प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको जागरूक होना होगा, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकार के लिए खतरा बन जाएगा। सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप मान लीजिए कि इंदिरा गांधी के समय की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी के समय का कंडीशन था कि
आंतरिक सुरक्षा का हवाला देकर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया गया था, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। बहुत आलोचना भी हुई थी उस समय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का, कि नहीं उस समय वैसा कंडीशन नहीं था, आप जब आपातकाल लगाए तो कहीं ना कहीं आप जबरदस्ती अपने स्वार्थ साधने के लिए लोगों को उस गर्त में ठेल दिए या धकेल दिए। आगे बढ़ते हैं। क्या आंतरिक बमबारी की धमकी का सामना करके राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त है? क्या आंतरिक धमकी दिया जाता है कि बम गिरा देंगे तो उस कंडीशन में लोगों की आज़ादी छीननी चाहिए? क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फोन टेप करने की अनुमति दी जा सकती है? क्या सरकार आजकल बहुत सारे ऐसे संगठन है जैसे व्हाट्सएप या अलग अलग संस्था पर आरोप लगा था कि लोगों के जो निजी चैट हैं या फिर लोगों के निजी तस्वीर को अपने पास कैद करता है, तो क्या ये वाकई में अधिकार होने चाहिए? सरकार द्वारा कई बार चिट्ठियां या फिर लोगों के टेप फोन को सॉरी क्या उसको बोलते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग पे डाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या सही है? क्या सच कबूल करने के लिए उसे यातना का सहारा देने की जरूरत है? किसी व्यक्ति से उसके मुंह से सच निकलवाने के लिए उस पर यातना करना चाहिए? तो इस विषय में आप अपना भी राय व्यक्त करिए। सभी छात्रों से उम्मीद है कि इस पर कुछ न कुछ अपना राय व्यक्त करेंगे। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठाना ही है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं। अब दो पॉइंट है, आप तो एक तो सरकार पे सवाल उठाइए कि क्या वाकई में सरकार सही कर रही है, और दूसरा पॉइंट है कि आप वाकई में जांचिए कि वाकई में जिस व्यक्ति पे प्रतिबंध लगाया गया है वे कुछ वैसा खतरनाक काम कर रहा था जिसके चलते किसी और व्यक्ति के नुकसान होने की संभावना थी। अब यहाँ अभी दो ब्लू पॉइंट छूटा है, एक तो पीछे और एक सामने वाला, तो इसको कंप्लीट करेंगे। पहले इसको सामने जो स्क्रीन पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे, गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की गिरफ्तार लोगों को भी अपनी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंड अधिकार या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल पक्ष रख सकते हैं। आज जो व्यक्ति कोई भी अपराध करके गया है तो वे न्यायालय के सामने कहीं ना कहीं अपना पक्ष अपने वकील के माध्यम से रखता है। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है और सरकार या राज्य द्वारा सुरक्षा का हवाला देकर नागरिक की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती है, जैसे अन्ना हरिंट कहती हैं, और वे उन उद्देश्यों की ही जड़ खोद सकती है जिनके लिए सरकार बनती है। सरकार लोगों की भलाई के लिए बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ऑटोक्रेटिक या तानाशाही निरंकुश हो जाएगी और लोगों के ही अधिकार का दमन करेगी, यानी लोगों के कल्याण की। इसलिए यह मानते हुए भी कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस होना चाहिए, क्योंकि वे लोकतांत्रिक समाज की बुनियादी निर्माण करते हैं और हर व्यक्ति को अपने के साथ साथ अपने समुदाय के अन्य लोगों की स्वतंत्रता की देखरेख करनी चाहिए, ताकि कोई भी सरकार ऑटोक्रेटिक या फिर निरंकुश नहीं हो, तानाशाही नहीं हो और अधिकार हर व्यक्ति का सुरक्षित रह सके। आगे अब इस ग्रीन पॉइंट जो पीछे छूट गया था इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं कि इसमें फिर वही चीज़ है कि एक महिला और एक बच्चे के द्वारा कुछ कहा जा रहा है। तो क्या कह रहा है कि ये जो लड़का है इसके द्वारा क्या कहा गया कि क्या कल तुमने टीवी पर ताजा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा? प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है कि प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। अब इससे आप अनुमान लगाइए कि किसी का कॉल रिकॉर्ड वायरल हुआ है और सरकार द्वारा इसका रिकॉर्ड किया गया है, और क्या किया गया है ताकि दो व्यक्ति के बीच का जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको सामने रखा गया है। दूसरा, तब ये महिला के द्वारा क्या उत्तर दिया जाता है कि यह टीवी पर सनसनी फैलने का सबसे सस्ता या अच्छा तरीका है कि कुछ ऐसा चला दीजिए जो लोगों को ध्यान खींचे। इसके अलावा यह उनके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है। अब देखिए, आप किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्ड को आप चला दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आप किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करें। जैसे अभी बिहार में ही वायरल हुआ था, एक हमारे मोकामा के विधायक थे भाई वीरेंद्र के नाम से, तो उनके द्वारा जो और एक सचिव जी के बीच जो बात की गई थी तो उसको वायरल कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं। बहुत वायरल हुआ था सचिव जी वाला। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बच गया था हमारे बीच, वाद विवाद संवाद।
अब कुछ चीज सीख सकते हैं हम वाद विवाद या संवाद या तर्क करके। तो क्या है, किसी व्यक्ति के अधिकार वहां खत्म हो जाते हैं जहां दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। इस बात को मैंने शुरू में ही बताया था कि आपका अधिकार वहीं खत्म हो जाएगा जहां आप दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने लगेंगे। तो जहां दूसरे व्यक्ति का नाक आया, आपका अधिकार दइंड। आगे बढ़ते हैं। अब अधिकार से संबंधित कुछ घोषणा पत्र भी आया है, इस पे चर्चा करते हैं। सॉरी। तो अधिकार से संबंधित कुछ घोषणा पत्र हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आगे देखते हैं। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा यानी जनरल असेंबली ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया कि व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिया जाना है एक मनुष्य के नाते। इसको कब स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा? 10 दिसंबर 1948 को। 1 MCQ में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 10 दिसंबर, और मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। घोषणा की प्रस्तावना का पाठ नीचे दिया गया है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए सामान्य सभा ने सभी सदस्यों से मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आह्वान किया कि लोगों तक पहुंच सके कि एक व्यक्ति का क्या मनुष्य के रूप में अधिकार है। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर पर विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार दिया। स्थिति क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हर विद्यालय या कॉलेज में आपको मानवाधिकार से संबंधित जो घोषणा है उसको पढ़ाना होगा। अब बिना देर किए हम लोग इस घोषणा को पढ़ते हैं। मानव अधिकार की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना क्या है? स्टार मार्क कर ले और इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्य की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके समान एवं अंत्याजय अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला है। ठीक है, कि मनुष्य को, चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों को, एक मनुष्य के सभी प्रभाव परिवार सदस्य के रूप में एक मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित उसकी कुछ गरिमा है जिसकी मदद या जिसकी रक्षा करना, हर व्यक्ति समान है उसकी रक्षा करना, एवं अत्याजय अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला है कि हर व्यक्ति के साथ समान बर्ताव किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर लोगों का समानता बढ़ेगी। चूंकि मानव अधिकार के उपहास तथा अवमानना के कारण मानवीय चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफल हुए हैं। बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। जेनोसाइड हो रहे हैं, नरसंहार हो रहे हैं, कत्लेआम किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सके। इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्व की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सके, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। जैसे कि हमने पीछे इनके बारे में पढ़ा था, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था स्वतंत्रता में, और साथ ही साथ आंग सान सू की, जो कि भय से मुक्ति की बात करते हैं। हर व्यक्ति को भय में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति को हमेशा डर रहेगा कि हमारा पड़ोसी कब हमको आके मार देगा, तब वो व्यक्ति क्या करेगा कि एक पागल की तरह अपने दरवाजे पे तलवार भांजना या लाठी भांजता रहेगा कि कहीं कोई हमको मार ना दे। मतलब एक्स्ट्रा जागरूक उसको कहेंगे, अत्यधिक जागरूक हो जाएगा व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन के द्वारा मानव अधिकार की रक्षा की। अब कई बार होता है कि व्यक्ति अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाता है, तो व्यक्ति कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति को इतना नहीं मजबूर कर दिया जाए, इस कंडीशन में नहीं कर दिया जाए कि व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाए। तो इस नौबत आने से पहले हमें मानवाधिकार के रूप में उसकी मानवाधिकार की रक्षा करनी चाहिए। चूंकि राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहन करना आवश्यक है ताकि ये सब घटना कम हो। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकार, मनुष्य की गरिमा का महत्व तथा पुरुष और महिला के समान अधिकार के प्रति अपने विश्वास पूर्ण व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहन करने का संकल्प दिया।
ठीक है, हर व्यक्ति मनुष्य के रूप में समान है, तो हर व्यक्ति की अपनी जीवन की गरिमा होती है और इसे राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित की जा सकती है। और कब की जा सकती है? जब हर एक देश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध हो। आगे बढ़ते हैं। चूंकि सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सहयोग से मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रता के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहन करने का संकल्प लिया है और हर एक देश को यह दायित्व दिया गया है कि अपने देश या अपने देश आसपास के सहयोगी राष्ट्रों के बीच मानवाधिकार या मनुष्य के अधिकार को अधिक से अधिक प्रोत्साहन करें। चूंकि उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतंत्रता की सर्वदेशिक अवधारणा सार्वभौमिक महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अतः आज संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा मानवाधिकार के विश्वजनीन घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मानदंड के रूप में तद घोषित करता है कि हर व्यक्ति को यह मानना है और पूरे विश्व स्तर पर लागू है कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहन करे तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन को आपस में सदस्य देशों की जनता के बीच तथा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले देशों की जनता के बीच स्थापित करे। तो सीधा सा मैं मतलब पढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो मानवाधिकार के रूप में लोगों को जो बताया जा रहा है, इसका तात्पर्य जैसे हम लोग अभी आप पढ़ रहे हैं अधिकार के रूप में, तो कहीं ना कहीं अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार के रूप में बात कर रहे हैं, अपने लिए जागरूकता, लोगों के लिए जागरूकता की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक शुरुआती तौर पे किया गया प्रोग्राम था कि हर स्कूल या कॉलेज में अधिकार या मानवाधिकार के रूप में पढ़ाया जाए। आगे कुछ प्रश्न है जो देखते हैं। प्रश्न इसके 5 प्रश्न हैं, एक नज़र इसको भी देख लिया जाए। पहला प्रश्न है कि अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है। इतना पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अधिकार हमारे लिए क्यों आवश्यक है और अधिकार क्यों चाहिए मुझे, अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है। ठीक है। दूसरा, किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट, संक्षेप में उन नए अधिकारों की चर्चा कीजिए जो हमारे देश में सामने रखे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए आदिवासियों के अपने रहवास और जीने के तरीकों को सुरक्षित करना तथा बच्चों को बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार जैसे नए अधिकारों को लिया जा सकता है। आगे चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए, हर व्यक्ति के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए। पांचवा पॉइंट है कि अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाती हैं। सॉरी, आपको अधिकार कहीं ना कहीं दिया जाता है तो राज्य या समाज के विरुद्ध ही दिया जाता है, तो कुछ उन पर भी सीमाएं लगाई जाती हैं, उदाहरण सहित समझाएं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीतिक अधिकार के तौर पे तो हमें बता ही दिया गया, आर्थिक अधिकार के तौर पे हमें कहीं भी देश में घूम के रोजगार करने का अधिकार दिया ही गया है कि आप भारत के किसी भी देश में, यहाँ तक लोग विदेश भी जा रहे हैं, जाके रोजगार करें और अपने लिए आजीविका या जीविका का उपार्जन करें और गरिमापूर्ण जीवन जिए। सांस्कृतिक अधिकार के रूप में हमें अलग अलग संस्कृतियों या अल्पसंख्यक संस्कृतियों की सुरक्षा की बात की गई है। और भी बहुत सारी टॉपिक हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हमारा अधिकार का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारा इसके बाद नया टॉपिक दूसरा होगा जिसका चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो ये हमारा था अधिकार का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा और इतना पढ़ने के बाद इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बिना अधिकार के हम एक कदम तक नहीं चल सकते हैं। बिना अधिकार हमारे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे लिए अधिकार उतनी ही जरूरी है जितना जल, पानी और कुछ है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकार एक गतिशील अवधारणा है और आज के समय बहुत सारे अधिकार धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो इतना तो जागरूकता आप में आ गई होगी। साथ ही आपसे उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यक्ति बिहार, झारखंड, यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी माध्यम में इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक एक टॉपिक को विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे और 3 पॉइंट में इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे जो मैं पहले भी आपको बताया हूँ। साथ ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुँचे और मेरे द्वारा जो मेहनत किया जा रहा है इसका भी फल के रूप में आपके द्वारा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में मेरे पास फल आएगा। तो ताकि आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जो हमको
भी परिणाम मिलेगा अपना फीडबैक के रूप में, तो उससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगी और नए नए टॉपिक मैं आपके लिए लाऊंगा। तो फिलहाल मेरा टारगेट है 6 to 12th A to Z NCERT को कंप्लीट एक एक लाइन पढ़ाना, ताकि किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहे। साथ ही आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दूसरा पॉइंट, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, जो भी जिनके पास बुक नहीं है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमको एक बार आप जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको शायद ही हमको लगता है कि बुक पढ़ने का ज़रूरत पड़े, एकदम नहीं। एक एक पॉइंट को हमने विस्तार से चर्चा की है, एक पॉइंट आपका नहीं छूटेगा और ना ही आपको बुक से पढ़ने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ राजनीतिक विज्ञान के बाद उन सारे विषयों का भी मैं वीडियो लाऊंगा जो ज़रूरी हैं, और एनसीईआरटी बहुत विस्तार से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों या जिन व्यक्तियों, जिन भाइयों एवं बहनों को दिक्कत होगा पढ़ने में, मान लीजिए टाइम की कमी के कारण नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि 1.5 में या थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप देखिए, थोड़ा जल्दी देख पाइएगा। जैसे हम पूरा एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ना चाहते हुए वीडियो लंबा हो जाता है, चूँकि बहुत बड़ा टॉपिक था तो लंबा हो जाता है। इतना देर जुड़े रहने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।